ایک जीनियस एस्ट्रोनॉमर ओबोन लेवेरिये ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऊपर देखते हुए गुजारा। वो सैयारों और सितारों की खोज में लगा रहता था। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं तब इंसान यही समझता था कि सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारों में 7वां सैयारा प्लैनेट यूरेनस आखिरी सैयारा है। इसके बाद सूरज की सल्तनत खत्म। लेकिन क्या कीजिए तारीख के मुतजस्सिस दिमागों, क्यूरियस माइंड्स का, कि उनके जहनों में सवालात जन्म लेना ख़त्म ही नहीं होते। तो एक दिन ओबोन लेवेरिये ने नोट किया कि यूरेनस भले आखिरी सैयारा है लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं। यानी जैसे बाकी निज़ाम शमसी के 6 सैयारों की हरकत न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कवानीन हरकत के मुताबिक होती है, वैसे ही एक ख़ास जगह पर यूरेनस प्लैनेट की नहीं होती। ओबोन ने नोट किया कि यूरेनस सूरज के गिर्द चक्कर के दौरान कहीं कहीं ग्रेविटेशनल लॉज को तो लिफ्ट ही नहीं करवाता। अब ऐसा तो हमारी कायनात में मुमकिन ही नहीं था कि कोई जिस्म, कोई बॉडी इन कवानीन से इनहराफ करे, इन्हें डिफाई करे। लेकिन क्या कीजिए कि ऐसा हो रहा था। ज़मीन से 4.5 अरब किलोमीटर दूर यूरेनस प्लैनेट अपने मदार में एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा घूमता था। और क्यों घूमता था, ये राज किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ ओबोन ही नहीं दोस्तों, 60 साल से बाकी एस्ट्रोनॉमर्स भी परेशान थे कि या तो न्यूटन के कवानीन गलत हैं या फिर इस सैयारे पर किसी भूत का साया है, कोई नामालूम राज है ये। लेकिन राज है क्या? 1840 में इस भेद से पर्दा उठ गया, मगर कैसे? मैं हूं फैसल उड़ायच और देखो सुनो जानो की कुल कायनात सीरीज की 10वीं किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। अठारह की बात है कि प्रोफेसर ओबोन लेवेरिये ने अपने डेस्क पर रखे कागजों और दीवार पर लगे तख्ता स्याह को नंबर्स और इक्वेशंस से भर दिया। वो सैयारे यूरेनस, प्लैनेट यूरेनस की अजीबो-गरीब हरकतों से उसी तरह परेशान था जैसे बाकी एस्ट्रोनॉमर्स थे। लेकिन ओबोन लेवेरिये किसी माइथोलॉजी या भूत प्रेत या अनदेखी ताकत का नाम लेने के बजाय असल राज जानना चाहता था। उसने हिसाब लगाया और अंदाज़ा किया कि जैसी हरकतें यूरेनस की हैं, यानी जिस तरह वो हरकत करता है, वो इसी सूरत में मुमकिन है अगर उसके करीब कोई बहुत बड़ा जिस्म, बॉडी और भी मौजूद हो। इस बड़े जिस्म की कशिश ही प्लैनेट यूरेनस की मूवमेंट को, हरकत को कुछ खास तब्दील कर सकती थी। लेकिन मसला ये था कि यूरेनस के करीब कोई इतना बड़ा जिस्म था, सैयारा या कुछ और था, तो उसे नजर आना चाहिए था ना। तो क्या ये कोई फिर छोटी सी चीज थी जिसकी वजह से प्लैनेट यूरेनस की हरकत में तब्दीली आ रही थी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई छोटा जिस्म यूरेनस की मूवमेंट को इस हद तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता था जितना कि वो हो रहा था। सो ओबोन लेवेरिये ने मैथ के जरिए, अपने कलम के जरिए ये मुश्किल मुहिम सर की। 1846 में उसने बर्लिन ऑब्जर्वेटरी को एक ख़त लिखा जिसमें दरख्वास्त की गई कि खला में इस ख़ास एंगल पर ताकतवर दूरबीन से तहकीक की जाए, क्योंकि वो जिस्म, वो बड़ा सा सैयारा या बॉडी जिसकी वजह से प्लैनेट यूरेनस की हरकत में तब्दीली आती है, एन उस वक्त उसी जगह पर होना चाहिए जो जगह और वक्त ओबोन बता रहा था। 23 सितंबर 1846, 23 सितंबर 1846 को ये ख़त डॉक्टर गेल को बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में मिला। उसी रात को डॉक्टर गेल ने अपने सीनियर्स की मुखालफत के बावजूद आसमान पर ठीक उसी एंगल पर दूरबीन से खोजना शुरू कर दिया जहां ओबोन ने प्रेडिक्ट किया था, पेशगोई की थी। वहाँ बाजार तो कुछ नहीं था, लेकिन जब बहुत गौर से देखा तो गहरे स्याह बेकरां खला में एक गहरा नीला भूत तैर रहा था। ये भूत इतना बड़ा था कि इसके जिस्म में हमारी 4 ज़मीनें समा सकती थी। ये दायरा नुमा एक बड़ा सा गोल जिस्म था और सिर्फ 1 डिग्री के फ़र्क से ठीक उसी जगह पर था
जहां ओबोन लेवेरिये ने अपने रियाजी के फॉर्मूलों से मालूम किया था। लेकिन दोस्तों, ये सैयारा लेवेरिये से पहले भी माहिर फल्कियात गैलीलियो ने दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन उससे गलती ये हुई कि वो इसे सितारा समझता रहा, यानी वो इसे प्लैनेट नहीं एक स्टार समझा था। उसने अपने नक्शों में इसे ड्रा तक कर लिया था, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार किया था, मगर हर बार सितारे की शक्ल ही में किया था, प्लैनेट की शक्ल में नहीं। इसीलिए ये दरियाफ्त गैलीलियो या किसी और के हिस्से में नहीं, बल्कि इसकी दरियाफ्त ओबोन लेवेरिये ही के हिस्से में आई। अब सैयारा तो दोस्तों दरियाफ्त हो गया, लेकिन अभी इसका नाम रखना बाकी था। आपको यकीनन मालूम होगा कि सितारों, सैयारों, कॉमेट्स, बेल्ट्स और चांदों के नामों पर साइंसदानों में बहुत दिलचस्प मुकाबले होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो यही यहाँ भी हुआ। ओबोन लेवेरिये ने इस नए सैयारे का नाम अपने नाम पर रखना चाहा। फ्रांस के दूसरे कई एस्ट्रोनॉमर्स भी उसकी हमायत कर रहे थे, लेकिन फ्रांस के बाहर के साइंसदान, एस्ट्रोनॉमर्स नहीं मान रहे थे, क्योंकि रिवायत के मुताबिक ज़मीन के अलावा तमाम सैयारों के नाम रोमन या ग्रीक देवताओं के नाम पर रखे जाते थे। वैसे भी लेवेरिये से सिर्फ 65 वर्ष पहले निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा एक जर्मन म्यूजिशियन एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने दरियाफ्त किया था। लेकिन उस सैयारे का नाम विलियम हर्शल के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि उसका नाम उसके नीले रंग की वजह से समंदरों के यूनानी देवता ग्रीक गॉड के नाम पर यूरेनस रखा गया था। इस रवायत को बदलने के लिए लेवेरिये ने कोशिश की कि यूरेनस का नाम भी बदलकर जर्मन माहिर फल्कियात के नाम पर हर्शल कर दिया जाए और उसके दरियाफ्त करदा सैयारे का नाम भी उसके नाम पर लेवेरिये रख दिया जाए। लेकिन इसकी ये ख्वाहिश दोस्तों पूरी ना हो सकी, सो उसने फौरन से पहले से सोचा हुआ एक नाम नेपच्यून बोल दिया। अब ये नाम वहाँ की साइंसी रवायात के मुताबिक था, क्योंकि अगर यूरेनस यूनानी देवता था तो नेपच्यून रोमन देवता था जो समंदरों में तूफानों को टालता और मौजों पर हुक्मरानी करता था। ये नाम तस्लीम कर लिया गया और पूरी दुनिया में आज तक इस 8वें सैयारे का नाम तकरीबन हर जगह पर साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में नेपच्यून ही बोला जाता है। लेवेरिये इस सैयारे को अपने नाम पर तो रखने का एजाज़ हासिल न कर सका, लेकिन एक एजाज़ बहरहाल उसे मिला और इसी की वजह से उसका नाम इस सैयारे से हमेशा के लिए जुड़ गया। वो एजाज़ क्या था? दोस्तों, इस नए दरियाफ्त होने वाले गैस के जिन्नाती ठंडे सैयारे के गिर्द भी सैटर्न और यूरेनस की तरह रिंग्स हैं, दायरे हैं। लेकिन सोचिए कि जो सैयारा बजाते खुद देखना ही तकरीबन नामुमकिन था, उसके रिंग्स क्या खाक दिखाई देंगे। लेकिन जानिए कि हमारे स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने तकरीबन 600 सेकंड के 2 एक्सपोजर्स से नेपच्यून के इन रिंग्स की तस्वीर बनाई थी। ये 2 हिस्सों में बनी हुई तस्वीर 2,80,000 किलोमीटर के फासले से बनी थी और इसमें नेपच्यून के 5 रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। इस रिंग सिस्टम में ये दूसरे और सबसे बड़े प्रिंसिपल रिंग दायरे का नाम इस सैयारे को पेन की नोक से दरियाफ्त करने वाले साइंसदान के नाम पर लेवेरिये रिंग का नाम दिया गया है। और यही वो एजाज़ है जो लेवेरिये को मिला। अगर आप कभी पेरिस जाएं तो वहाँ माउंट पेरानास कब्रिस्तान या सेमेट्री ज़रूर जाएं। ये कब्रिस्तान अजीबो गरीब है। इसमें तारीख़ के नामवर तरीन फ्रांसीसी दफन हैं। यहाँ आपको बहुत ही गैर रवायती मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे। कहीं मुजस्मा साज की कब्र पर घोड़े का मुजस्मा है, तो कहीं चार्ल्स हाथ में कापी पेंसिल पकड़े अपने बेडरूम में बीवी के पास सोने की तैयारी कर रहा है। कहीं एक ऐसा परिंदा है जो कभी ऑक्टोपस दिखाई देता है और कभी दरख्त, और कहीं एक पत्थर की हसीना न जाने कब से बैठी रो रही है। और यहीं पर एक बुलंद सी कब्र भी है जिसके ऊपर नेपच्यून सैयारे का मॉडल नस्ब है। इस कब्र में वही शख्स सो रहा है जिसने अपने कलम की नोक से एक सैयारा ढूंढ निकाला था।
यहाँ ज़मीन के नीचे ओबोन लीवेरिए दफन है, वही जो आसमानों की तरफ देखते हुए चला करता था। 1846 में इस सैयारे की दरियाफ्त उस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी और इसने हमारे निज़ाम शमसी के नक्शे ही को बदल कर रख दिया था, क्योंकि इससे पहले सैयारों की कुल तादाद 7 ही समझी जाती थी। ये सैयारा नेपच्यून अब तक इसलिए नज़र नहीं आया था क्योंकि ये बेइंतहा मध्यम था, इतना मध्यम कि दूरबीन के बगैर जो सितारे सबसे मध्यम, डिम, लाइट, फेंट दिखाई देते थे, ये उनसे भी 5 गुना ज़्यादा मध्यम था। यह ज़मीन से इतना दूर था कि इसका ज़मीन से फासला ज़मीन से सूरज के फासले से 30 गुना ज़्यादा था। दोस्तों, ज़मीन से सूरज के फासले को अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाए तो ये सैयारा नेपच्यून हमसे औसतन 30 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। फिर भी हमारे और आपके समझने के लिए बता दें कि नेपच्यून और ज़मीन जब एक दूसरे से बहुत करीब भी होते हैं तो इनका दरमियानी फासला 4 अरब 30 करोड़ किलोमीटर के करीब होता है, 4.3 बिलियन किलोमीटर्स। सूरज से इतना दूर होने ही की वजह से नेपच्यून का एक साल ज़मीन के 165 ईयर्स के बराबर होता है। यानी अगर आप नेपच्यून के हिसाब से देखें तो इस सैयारे को दरियाफ्त हुए अभी 1 ही साल हुआ है, क्योंकि 1846 में ये दरियाफ्त हुआ था और उसके बाद 2011 में ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाकर दोबारा उसी जगह पहुंचा था जहां इसे पहली बार देखा गया था। प्लैनेट नेपच्यून की दरियाफ्त ने ये राज भी खोल दिया कि आखिर प्लैनेट यूरेनस की हरकत में एक ख़ास जगह पर कुछ तब्दीली क्यों आती है। ये तब्दीली इसलिए और उस वक्त आती थी जब ये नया दरियाफ्त होने वाला भूत सैयारा नेपच्यून प्लैनेट यूरेनस के करीब से गुजरता था। ये भूत सैयारा इतना मुश्किल और चैलेंजिंग प्लैनेट है कि इसके लिए आपको एक लेजेंडरी स्पेसक्राफ्ट की कहानी सुनना होगी। उन्नीस 1977 में जब लेजेंडरी स्पेस मिशन वॉयेजर 2 को खला में भेजा गया तो ये 12 साल बाद नेपच्यून के करीब पहुंच चुका था। वॉयेजर 2 ने तमाम आउटर प्लैनेट्स की शानदार तस्वीर ली, लेकिन इस सैयारे नेपच्यून के करीब पहुंचकर वॉयेजर 2 की बत्ती गुल हो गई। ज़मीन से 3 गुना बड़ा सैयारा इसके सामने था और इसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन वॉयेजर 2 एक चुस्त मिशन था, एक एक्टिव मिशन था। ये अपना काम बहानों से नहीं टालता था, क्योंकि ज़मीन पर बैठी इसकी टीम भी एक ज़बरदस्त टीम थी। इस टीम ने नेपच्यून की तस्वीर लेना थी, लेकिन मसला ये था कि वॉयेजर 2 जिस पर लगे कैमरे से तस्वीर लेना थी वो तो गोली से भी तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा था। गोली की आम रफ्तार दोस्तों आधा या 1 किलोमीटर फी सेकंड होती है, जबकि वॉयेजर 2 19 किलोमीटर फी सेकंड की औसत रफ्तार से हरकत कर रहा था। फिर नेपच्यून पर सूरज की रोशनी इतनी कम पड़ती है कि अगर इसका ज़मीन से मुवाजना किया जाए तो यह रोशनी 0.001% बनती है, 0.001%। इतनी कम रोशनी में गोली से 19 गुना तेज़ भागने वाले स्पेसक्राफ्ट ने फिर इतनी शानदार तस्वीर कैसे बनाई। दरअसल वॉयेजर 2 की टीम ने किया ये कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को नए एंगल पर सेट कर दिया। इस एंगल से वॉयेजर 2 पर लगे कैमरे को मुसलसल 4 घंटे तक प्लैनेट नेपच्यून का एक्सपोजर मिलता रहा। यानी वो इसकी तस्वीर के लिए रोशनी 4 घंटे तक इसकी तरफ से लेता रहा। फिर ज़मीन पर लगे वो एंटीने जिनसे वॉयेजर को सिग्नल्स भेजे और रिसीव किए जाते थे, उन्हें 230 फीट तक कई घंटे मुसलसल खोले रखा गया। ये एंटीने स्पेन, जर्मनी, मेक्सिको और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ब थे। इन सब कोशिशों के बाद जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के तकरीबन 57 मिलियन किलोमीटर 5 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के फासले से गुजरा तो उसने 4 घंटे में नेपच्यून की ये नीली, मध्यम और वाहिद तस्वीर बना ली।
یہ تصویر اب تک کی اسپیس کرافٹ سے بنائی گئی واحد تصویر ہے جو اس سیارے کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس تصویر میں پلانٹ نیپچون کے درمیان میں جو بڑا سا گہرا نشان گریٹ ڈارک سپاٹ نظر آ رہا ہے، یہ نیپچون پر اٹھے ہوئے کسی طوفان کا نشان تھا۔ لیکن یہ طوفان جتنی جگہ پر آیا تھا اتنی جگہ پر تو ہماری پوری کی پوری زمین، ہمارا نیلا سیارہ سما سکتا تھا۔ ہاں، لیکن یہ 1989 کی بات ہے۔ اب یہ طوفان تھم چکا، بہت سے نئے طوفان بھی اس کی سطح پر جنم لے چکے، کیونکہ نیپچون پر تو ہر آن طوفان امڑتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے نظام شمسی سولر سسٹم کا سب سے طوفانی سیارہ ہے۔ نیپچون پر ہوائیں جمی ہوئی میتھین، ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کو لیے 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہیں۔ یہ رفتار سب سے بڑے سیارے جوپیٹر، مشتری کی ہواؤں سے بھی 3 گنا تیز ہے، جبکہ زمین پر چلنے والی ہواؤں سے تو ان کی رفتار 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ رفتار کتنی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ ہماری زمین پر تیز سے تیز طوفان بھی 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتا ہے، جبکہ نیپچون کے گرد لپٹے بادلوں کی رفتار کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اب سوچئے کہ اس طوفانی سیارے کے اوپر بکھرے طوفان کے اوپر بھی ایک اور طوفان، کیسا ہوگا یہ طوفان؟ ایک گہرے آسمان۔ اسی کی ایک تصویر وائجر 2 نے بنائی تھی۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اس طوفان میں طوفان، بلکہ طوفان پر طوفان کا سن کر اگر آپ حیران ہیں تو آپ کے لیے کچھ ایسا ہی سامان اور بھی ہے دوست۔ نیپچون وہ سیارہ ہے جس پر ڈائمنڈز کی، ہیروں کی بارش ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس پر ہائیڈروجن اور کاربن مالیکولر فارم میں موجود ہے، اور پھر یہاں دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کاربن کرسٹلائز ہو کر ڈائمنڈ کی شکل دھار لیتا ہے، جس کے بعد ڈائمنڈ کے کرسٹلز بارش کی طرح اس کے گہرے گاڑے سمندر نما ایٹماسفیئر سے نیچے کور میں گرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیروں کی بارش آپ کو دوستو کتنا بھی لالچ دے، لیکن ایک بات بتائیں آپ کو، کیا آپ نے بچپن میں اے حمید کی کہانیاں پڑھی ہیں؟ یا الف لیلا کی کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی۔ ان کہانیوں میں خزانوں پر ایک سانپ بیٹھا ہوتا تھا جو خزانے کی حفاظت کرتا تھا۔ تو دوستو، ان کہانیوں کے خزانوں پر بیٹھے سانپ کو ہٹانا آسان تھا، لیکن نیپچون کا خزانہ کسی 1000 رات کی کہانی کا خزانہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں سے ہیرے لانا فی الحال کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ دوستو پلانٹ نیپچون کسی بین کی آواز پر مدہوش نہیں ہوتا، بلکہ اپنے من میں ہزاروں طوفان سمیٹے مکمل ہوش میں رہتا ہے۔ ویسے بھی یہ ہمارا پیارا سرحدی سیارہ ہے، ہمارے نظام شمسی کا آخری سیارہ۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے طوفانی، اندھیروں میں گم اور یخ بستہ سیارہ ہے، اس لیے یہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں نہ تو زندگی پیدا ہو سکتی ہے، نہ ایوالو ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو بس اب دوستو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ وائجر 2 نے بھی اس سیارے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 5 گھنٹے بعد نیپچون کے سب سے بڑے چاند ٹرائٹن کے اوپر سے پرواز کی تھی۔ جب وائجر 2 مون ٹرائٹن سے، چاند ٹرائٹن سے صرف 40,000 کلومیٹر اوپر تھا، تو یہ تصویر کئی ٹکڑوں میں اس کے کیمرے نے بنائی تھی، جسے پھر ایک موزیک کی صورت زمین پر ریسیو کیا گیا تھا۔ یہ خوبصورت چاند بھی بے حد سرد ہے، اس پر اوسطاً -232 -235 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر رہتا ہے۔ لیکن اس سرد ترین ٹمپریچر کے باوجود وائجر 2 نے اس کی سطح سے بالکل سیٹرن اور یورینس کے چاندوں کی طرح پانی کے فوارے پھوٹتے دیکھے تھے۔ مطلب یہ کہ عین ممکن ہے اس کی سطح کے نیچے بھی ایک سمندر یا بہتا پانی موجود ہو جو بخارات اور فواروں کی شکل میں باہر آ رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ اس کی سطح پر کھڑے ہوں تو آپ کو اپنے سامنے بس اتنا سا ہی سورج دکھائی دے گا، ایک چھوٹا سا مدھم سا ٹمٹماتا ستارہ۔
जब आपके सामने हमारा मध्यम सा सूरज होगा तो आपके दाहिने हाथ नीला सैयारा नेपच्यून होगा, बाएं हाथ खला और पाँव के नीचे यख बसता ठंडा चांद ट्राइटन। ट्राइटन मून वो आखिरी बड़ा सॉलिड जिस्म था जिसे इस लेजेंडरी स्पेस क्राफ्ट वॉयेजर 2 ने विजिट किया था। इसके बाद इसके रास्ते में अब तक इतना बड़ा कोई जिस्म नहीं आया। वॉयेजर 2 अब हमारे सूरज की सरहद, इसकी सल्तनत यानी 8 सैयारों के मदार से दूर जा चुका है। खला की बेइंतहा तारीकी में, बेअंत, लामुतनाही, लामहदूद, बेकिनार, बेकरां और 4 सू फैली तन्हाई में ज़मीन से अरबों किलोमीटर दूर वॉयेजर 2 राग भैरवी में गाता जा रहा है, जात कहाँ हो। जी हाँ, ये सुखन तराजी नहीं, दास्तान गोई नहीं, सच है। वाकई वॉयेजर 2 गाता जा रहा है, मगर कैसे, ये भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन द यूनिवर्स सीरीज की अगली किस्त में। यूनिवर्स सीरीज को बेहद पसंद करने पर आप सबका शुक्रिया। इसकी एक साथ आपने मिलियंस की तादाद में देखी है। हम दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि ताख़ीर से बचकर अच्छी से अच्छी वीडियोस इस सिलसिले की आप तक जल्दी पहुंचाएं। आपके कमेंट्स भी हम पढ़ते हैं, कुछ का जवाब भी देते हैं। आप देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया। लेकिन जिन दोस्तों ने यूनिवर्स सीरीज़ शुरू से नहीं देखी वो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ जानिए कि जदीद दुनिया के सिंबॉलिक लीडर इब्राहिम लिंकन की शानदार बायोग्राफी क्या है, और ये रही टीपू सुल्तान की दास्तान हयात।